नमस्कार साथियों, मैं विनोद कार्तिक लेट्स गेट एक्टिविटी पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों सब लोग जल्दी से आ जाइए और शुरुआत कर देते हैं आज के नए सेशन की। और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप यहां पर जो आपका सेशन चल रहा है वो आपका प्लांट चल रहा था। प्लांट के वर्गीकरण के बारे में आप पढ़ चुके हैं। प्लांट के आवास जो है उसके रहन सहन के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया था, उसको आप लोगों ने देख लिया है। साथ में बहुत सारे जो प्लांट हैं उनके बारे में भी रोचक जानकारी मैं आप लोगों को पुरानी वीडियो में दे चुका हूं। अब उनसे रिलेटेड जो प्रश्न हैं, उनसे रिलेटेड जो आपके प्रश्न बनते हैं, उनको मैं यहां आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो दोस्तों शुरुआत कर देते हैं आज के अपने इस सेशन की। शुरुआत कर रहे हैं और यह सेशन आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसमें ऐसे प्रश्न मिलेंगे, पूरी वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा। इसमें ऐसे प्रश्न मिलेंगे कि शायद आप लोगों ने सोचे भी नहीं होंगे। और हां, प्लांट से आधारित जितने पिछले 10 साल में आज तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी प्रश्न यहां पर इस चैप्टर से लिए गए जितने प्रश्न हैं वो सब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। क्लियर है? तो शुरू कर रहे हैं। ये आज का आपका सेशन है, पौधों पर आधारित पिछले 10 वर्षों से एग्जाम में आए प्रश्न। यहां इसकी शुरुआत कर रहे हैं और ये सब हैं जो पौधों पर, प्लांट पर आधारित जो पढ़ा चुका हूं मैं, उस पर आधारित यहां इसमें है। इसकी एक वीडियो और अभी मुझे देनी पड़ेगी आप लोगों को, क्योंकि एक वीडियो में ये कंप्लीट नहीं होंगे, तो एक वीडियो और देनी पड़ेगी। उसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसको देखिएगा और उसको देखिएगा। तो शुरू कर रहे हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों का कौन सा भाग हवा से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करता है? आपको यह बताना। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा भाग हवा से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करता है? बालों की जड़, या स्टोमेटा, या पत्तियों की नसें, या बाह्य दल। अब यहां अगर बात कर रहे हैं तो आपको मैं बता देता हूं कि पत्तियों के अंदर स्टोमेटा पाए जाते हैं। पत्तियों के अंदर एक रचना पाई जाती है जो कुछ इस टाइप की होती है। एक इस टाइप की रचना होती है जिसको स्टोमेटा बोला जाता है। और स्टोमेटा क्या काम करता है? एक तो फालतू पानी को उड़ाता है, और जो हवा है, हवा को ग्रहण करता है, और साथ में ऑक्सीजन का जो काम करती है पौधों के लिए। ऑक्सीजन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है पौधों को सांस लेने की, जैसे हमें ऑक्सीजन की जरूरत है ऐसे ही पौधों को सांस लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी अवशोषण करते हैं। और यहां क्वेश्चन में पूछा है प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों का कौन सा भाग हवा से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करता है, तो वो है आपका स्टोमेटा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ये आपका स्टोमेटा है, क्योंकि इसके अंदर रंध्र छिद्र पाए जाते हैं, द्वार कोशिकाएं हैं, हरित लवक, यहां सभी ये पत्ती का एक कटिंग है। ये स्टोमेटा का चित्र आपके सामने यहां। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी यहां आप लोग देख लीजिएगा। बिल्कुल, पत्तियां पौधों की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं। पौधों में भोजन का संश्लेषण पत्तियों में होता है और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों के माध्यम से ली जाती है, और ये छिद्र रक्षक कोशिकाओं से घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को स्टोमेटा कहा जाता है, जो कि आप स्टोमेटा के बारे में मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ग्रीन हाउस गैस के अंदर उगने वाली फसलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है या सही है? आपको यह बताना। ग्रीन हाउस के अंदर उगने वाली फसलों के बारे में, जो ग्रीन हाउस होता है उसके अंदर जो उगने वाली फसलें हैं उसमें कौन सा फसलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना। ग्रीन हाउस किसी भी सामग्री से बना हो सकता है जिसके माध्यम से सूरज की रोशनी नहीं जा सकती। बिल्कुल गलत बात है। ग्रीन हाउस के अंदर सूरज की रोशनी जाती ही जाती है। ये देख लीजिए, पहले ग्रीन हाउस का मैं इमेज आपको दिखा देता हूं। ये आपका ग्रीन हाउस बनाया गया है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से भी आप लोग जानते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ग्रीन हाउस जो कहा जाता है, किन्हीं पौधों को, जो कुछ भी किसी भी प्रकार के पौधे होते हैं उनको संरक्षित करने के लिए एक एक्स्ट्रा लेयर लगाई जाती है। वो किसी भी आइटम की हो सकती है, वो किसी भी आइटम की हो सकती है हल्की, जिसके अंदर से प्रकाश इसमें अंदर आ सके। जैसे सूरज का प्रकाश आ रहा तो इसके अंदर आ सके। किसी भी पदार्थ की हो सकती है, पॉलीथीन की हो सकती है, या नेचुरल किसी चीज की बनी हो सकती है।
तो यहां क्वेश्चन की बात करते हैं, ग्रीन हाउस किसी भी सामग्री से बना हो सकता है जिसके माध्यम से सूरज की रोशनी नहीं जा सकती। ये किसी भी सामग्री से बना तो हो सकता है लेकिन सूरज की रोशनी इसमें जा सकती है, इसलिए ये ऑप्शन काट दिया गया। हवा गर्म होती रहती है क्योंकि ये ग्रीन हाउस के भीतर सीमित हो जाती है, बिल्कुल गलत बात है। फसल और फल और सब्जी के पौधों को उगाने के लिए गर्म तापमान प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। ये भी फल और सब्जी पौधों को उगाने के लिए गर्म तापमान प्रदान करता है। और नेक्स्ट है ग्रीन हाउस इसे तेज हवा और कृंतकों से भी बचाता है, ये बात भी इसकी सही है, ये बात भी इसकी सही है। ये बात भी गर्म हवा होती रहती है क्योंकि ये ग्रीन हाउस के भीतर सीमित हो जाती है, तो ये बात भी गलत नहीं है, ये बात भी सही 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 है। क्योंकि हवा गर्म होती रहती है ग्रीन हाउस के अंदर, एक टेम्परेचर को, हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करती है, और ग्रीन हाउस के अंदर भी एक मेंटेन टेम्परेचर दिया जाता है जो पौधों के लिए आवश्यक होता है। तो ये बात भी सही है और ये भी सही है और ये भी सही है, केवल और केवल ये बात इसकी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, क्योंकि यहां पर गलत ही पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, ये ग्रीन हाउस था और ये इसका एक्सप्लेनेशन है। आप देख सकते हैं ग्रीन हाउस किसी भी सामग्री से बना हो सकता है जिसके माध्यम से प्रकाश गुजर सकता है, कांच का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है। किसानों को कई प्रकार के इससे फायदे मिलते हैं, जैसे फसल अच्छी तरह से बढ़ती है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, दो जीव अच्छे दोस्त हैं और एक साथ रहते हैं, दो जीव अच्छे दोस्त हैं और एक साथ रहते हैं, इसके बारे में एग्जाम, ये सारे प्रश्न वो हैं जो पिछले 10 साल से आपके एग्जामों में पूछे गए हैं इस चैप्टर को लेकर। एक आश्रय पानी और पोषक तत्व प्रदान करता है जबकि अन्य भोजन तैयार करता है, प्रदान करता है, और जीवों के इस तरह के संघ के रूप में उसको क्या कहा जाता है? ये जो है कॉम्बिनेशन इनका बनता है, इसमें एक आवास प्रदान करता है और एक क्या करता है, भोजन, खाना, पानी ये प्रदान करता है। तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए सेप्रोफाइट, ऑप्शन बी परजीवी, ऑप्शन सी स्वपोषक या ऑप्शन जी सिम्बायोसिस, ये आप लोगों को बताना है बहुत ही जल्दी से। और इस प्रकार की एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ये उसकी इमेज है, बिल्कुल देख लीजिएगा, और दोनों के अंदर संबंध क्या बनता है ये आपको बताना। तो इनके अंदर जो संबंध बनने वाला है, दो जीव जब साथ साथ रहते हैं तो ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, वहां पर साझेदारी का संबंध होता है। एक के पास में घर होता है रहने के लिए और एक के पास में भोजन होता है खाने के लिए, ये भोजन की हांडी है, एक के पास ये रहने के लिए घर है। दोनों के बीच साझेदारी होती है कि मैं तुझे खाना दूंगा, तू मुझे रहने के लिए जगह दे। तो दोनों के बीच में साझेदारी हो जाती है और साझेदारी से इनका परिवार चलता है। साझेदारी को क्या कहा जाता है? सहजीवन भी कह सकते हैं, साझेदारी भी कह सकते हैं, सिम्बायोसिस भी कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। बिल्कुल, सहजीवन दो अलग अलग जीवों के बीच एक जुड़ाव है जो एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को जीवित रहने में मदद करते हैं, जैसे लाइकेन है, लाइकेन और कवक के बीच संबंध है, ये सिम्बायोसिस कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कोशिका एक पतली बाहरी सीमा से घिरी होती है जिसको क्या कहते हैं? कोशिका एक पतली बाहरी सीमा से घिरी होती है जिसको क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली, क्रोमेटिन, कोशिका द्रव्य या नाभिकीय झिल्ली, ये आपको बताना है इसको क्या कहा जाता है। अगर सेल्स की बात करते हैं, जो सेल्स आपकी कुछ इस टाइप की होती है, ये सेल्स की स्ट्रक्चर थोड़ी सी बना रहा हूं मैं, ये इस टाइप से होती है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें यहां पर मौजूद होती हैं, ये सब। अब यहां पूछा गया है कोशिका के एक पतली बाहरी सीमा से घिरी झिल्ली को क्या कहते हैं। अब बाहरी सीमा क्या होगी, कहां बनेगी बाहरी सीमा? अब यहां देखिए, यहां इधर जो दीवार ये आई है ये नई कोशिका को जन्म देगी, ये नई कोशिका को, ये इसकी दीवार होगी, ये इसकी दीवार होगी। बस कंफ्यूज यहां पैदा होता है इसमें। तो यहां इसकी बाहरी झिल्ली जो हम बाहर से अभी देख रहे थे, तो बाहरी झिल्ली इसकी ये कहलाएगी, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जिसको क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली, जिसको कोशिका झिल्ली कहा जाता है। ये आपके सामने यहां इसकी इमेज भी आप देख लीजिएगा, ये रहा, ये वाली है कोशिका झिल्ली इसकी। ठीक, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, लवक है, केंद्रक है, रिक्तिका है, अंतःप्रदर्शी जालिका है,
क्लोरोप्लास्ट, ये सारी चीजें इसमें होती है। पादप कोशिका है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन आपका ये रहा। जीवित शरीर कोशिका नामक छोटी इकाइयों से बना होता है, यानी कि शरीर जो है छोटी छोटी, जैसे मकान छोटी ईंटों से बनता है, ऐसे ही शरीर भी एक सबसे छोटी इकाई होती है शरीर की, जिसको कोशिका कहा जाता है, चाहे मनुष्य का शरीर हो या किसी पादप का शरीर हो। कोशिकाओं में केवल सूक्ष्मदर्शी से नीचे ही देखा जा सकता है। जो कोशिका है केवल और केवल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही उनको देखा जा सकता है, उसके अलावा नहीं देखा जाता। कोशिका एक पतली बाहरी सीमा से घिरी होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। ये मैं अभी आप लोगों को बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पादप संश्लेषित भोजन को किस रूप में संग्रहित किया जाता है, यह आप लोगों को बताना है। पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन, यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है, जल लिया जाता है, और सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। कोई भी प्रकाश हो सकता है। कुछ पौधे ऐसे हैं बिना सूर्य के प्रकाश भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तो लाइट कोई भी हो सकती है। उसके साथ में पर्णहरिम हो सकता है, और साथ में यहां पर साथ में बनता है C6H12O6, यानी कि यहां बनता है कार्बोहाइड्रेट्स बनता है, और साथ में बनता है आपका ऑक्सीजन, प्लस बनता है आपका जल, ये सारी चीजें यहां पर बनती हैं। ठीक, तो CO2, जल, प्रकाश, पर्णहरिम और आपका जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स है, और साथ में बनता है ऑक्सीजन और जल, ये सारी चीजें निकलती हैं यहां पर। लेकिन यहां पूछा क्या है, पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन किस रूप में संचित रहता है। तो यहां पर स्टार्च है, प्रोटीन है, विटामिन है, या आहारीय रेशे की बात कर रहे हैं। लेकिन यहां ये चीज तो कहीं दी नहीं है। जो सीरीज बनती है, जो इक्वेशन बनती है, उसमें कहीं भी ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसमें क्या होता है मैं आपको बता दूं। ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो पौधों में स्टार्च के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल सही होगा। जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो स्टार्च के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस है, जो मैं अभी आप लोगों को बताया। ये पौधा है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, यहां से ले रहा है, और यहां पर ये निकाल रहा है C6H12O6, और साथ में निकल रही है ऑक्सीजन। ये सारी चीजें, और ये प्रकाश संश्लेषण का पूरा प्रोसेस यहां से चल रहा है। और मिट्टी से ले रहा है, ये भूमि से जल ले रहा है, जिसके द्वारा खनिज लवण भी उसके द्वारा अवशोषित किए जा रहे हैं। ये सारी चीजें आप यहां पर देख रहे हैं, और इसमें बनने वाला जो उत्पाद होगा वो है कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज या स्टार्च। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसका एक्सप्लेनेशन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए क्लोरोफिल, सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी ये आवश्यक है, और प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन निकलती है। कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है, और पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण की घटना को इंगित करती है कि पत्तियों के अंदर अगर स्टार्च पाया जा रहा है, तो इसका मतलब वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण रूप से कर रहा है। ठीक, और स्टार्च जो होता है वो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स का ही रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पीले, पतले और ट्यूबलर तने वाला एक परजीवी पौधा कौन सा होगा। पीला होगा, पतला होगा, ट्यूबलर ट्यूब की तरह, तने वाला ऐसा तना है उसका, एक परजीवी पौधा है। अमरबेल होगा, मटका संयंत्र होगा, सुनहरी सड़कें होंगी, या उपरोक्त सभी होगा। ये आप लोगों को बताना है बहुत ही जल्दी से। यहां देखते हैं क्या होगा। पीले, पतले और ट्यूबलर तने वाला एक परजीवी। अगर बात करें पीला, पतला, और कल की क्लास में इसके बारे में मैंने बहुत सारा एक्सप्लेनेशन किया था, बहुत सारे इसके गुणों के बारे में आप लोगों को बताया था। आप लोग बड़े प्यार से उसको देख रहे थे, बहुत सारी इसकी जानकारी दी थी। इसके गुण इतने हैं कि शायद आप सोच भी नहीं सकते, जिनके बारे में मैंने पुरानी वीडियो में बताया है। तो बिल्कुल देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर है अमरबेल। ये रहा। पतला, धागे के समान, पीला, ट्यूबलर, जैसे मेरा मार्कर पीला चल रहा है वैसे ही बिल्कुल सेम कलर इसका चल रहा है। ठीक, उसके साथ में धागे के समान भी है, और दूसरे पौधे पर निर्भर है। ये परजीवी भी है, पूर्ण रूप से परजीवी है। इसके अंदर चूषक मूल जड़ें पाई जाती हैं, जिसके सहारे से ये दूसरा पौधे से अंदर से पोषक तत्वों को खींच लेता है, और उन पोषक तत्वों की सहायता से ये अपने शरीर को चलाता है। ठीक,
चलो इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ इसका एक्सप्लेनेशन। आमतौर पर हम पीले ट्यूबुलर संरचना को एक पेड़ के तने शाखा चारों ओर घूमते हुए देखते हैं। ये एक पौधा जिसे कुस्कुटाया अमरबेल के नाम से भी जाना जाता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता इसलिए अपना भोजन नहीं बनाता है, क्योंकि क्लोरोफिल ही जिम्मेदार है। जो मैंने इक्वेशन लिखवाई थी प्रकाश संश्लेषण की, जो मैंने इक्वेशन बताई है प्रकाश संश्लेषण की, उसमें क्लोरोफिल होना आवश्यक है, प्रकाश का होना आवश्यक है उस इक्वेशन को पूरा होने के लिए, उस जो सीरीज चल रही है उसको पूरा होने के लिए। साथ में पानी होना आवश्यक है और उसके साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड होना आवश्यक है। ये सारी चीजें उसमें आवश्यक हैं और ये चीजें वहां पर मौजूद हैं। और यहां पर इसमें केवल और केवल क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए ये उस काम को नहीं कर पाता और वहां से जो दूसरा पौधा है उसी से बनाए हुए भोजन के द्वारा काम चलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, खमीर मशरूम। ये रहा मशरूम का चित्र है। ब्रेड मोल्ड में पोषण की विधि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? स्वयपोषी, कीटभक्षी, मृतोपजीवी या परजीवी? स्वयपोषी है ये, कीटभक्षी है ये, मृतोपजीवी या परजीवी। ये चार शब्द दिए गए हैं, इन चारों में से ये क्या है आपको ये बताना। खमीर, मशरूम, ब्रेड, ये इनके पोषण के स्तर को पूछा गया है, तो ये क्या है ये आप लोगों को बताने हैं। स्वयपोषी, कीट खाने वाला, मृतोपजीवी, परजीवी। बताइए बहुत ही जल्दी से मशरूम क्या है? मशरूम आप लोगों ने देखा होगा कि मशरूम को जो है जो भूसा होता है उस पर उगाया जाता है, उस पर पानी छिड़क दिया जाता है, उस पर गल जाता है और वहां पर इसको उगाया जाता है। उस पर इसके बीजों को छिड़क दिया जाता है और वहां से ये उगाते हैं अपने आप। ठीक, तो इसको ज्यादा पानी की भी आवश्यकता नहीं होती और ये सड़ी गली चीजों के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है। और जब सड़ी गली चीजों के द्वारा ये अपना भोजन ग्रहण करता है, अब मान लिया भूसा ही है, पेड़ को काटने के बाद उसका छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, उसको कहीं छोड़ दिया गया, तो ये वहां पर उग जाता है। तो यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि वो मृत हो चुके हैं, वो पौधा कटने के बाद तो मृत हो गया, तो मरे हुए चीजों पर ये जीवित रहता है, इसलिए इनको मृतोपजीवी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन आप यहां देख सकते हैं। खमीर, मशरूम, ब्रेड, मोल्ड स्पेरोफाइटिक पोषण दर से पोषण की इस विधा को जीवन में अपना भोजन मृत और सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ऐसे जीव सेप्रोफाइट्स के रूप में जाना जाता है, स्पेरोफाइट्स के रूप में जाना जाता है ऐसे जीवों को। ठीक, क्लियर है? तो इसका राइट आंसर आपका जो था ऑप्शन नंबर सी, वो बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये पिचर प्लांट, कल ही मैंने पढ़ाया रात वाली क्लास में। पिचर प्लांट ट्रैप कीट, क्योंकि यह क्या है? पिचर प्लांट ट्रैप कीट, ये क्या है? एक विषमपोषी है, उस मिट्टी में उगता है जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, क्लोरोफिल नहीं होता है, या मनुष्य की तरह ये एक पाचन तंत्र है। ये आप लोगों को बताना है यहां पर इसके बारे में। पिचर प्लांट ये होता, देख लीजिए, पिचर प्लांट ये होता, बिल्कुल देख लीजिएगा, किसी ने नहीं देखा हो घटपर्णी, इस पे यहां पर एक लसा पदार्थ निकलता है जिससे कीट फिसल जाता है। जब भी कोई कीट इसके ऊपर यहां बैठता है, यहां बैठता है, क्यों बैठता है? क्योंकि इसके अंदर से एक बहुत ही मोहक खुशबू निकलती है, मनमोहक खुशबू निकलती है, और खुशबू को ये ग्रहण करता है। जैसे पौधा को, जैसे कोई सूंघता है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कोई परफ्यूम बहुत अच्छा सा लगा कर आता है तो आप उसकी तरफ को खींचे चले जाते हैं, ऐसे सूंघते सूंघते, बहुत ही जबरदस्त तरीके से सूंघते चले जाते हैं, आप बस माइंड में बैठ जाता है कि इसकी तरफ जाना है। ठीक, ऐसे ही ये एक पदार्थ निकालता है बहुत ही मोहक खुशबू वाला, और कीट उसकी तरफ आकर्षित होते चले जाते हैं। जब कीट उस पर आकर यहां बैठता है तो वो फिसल कर इसके अंदर आ जाता है और यहां इसके नीचे वाला हिस्सा जो है, यहां नीचे वाला हिस्सा जो है उसमें आकर, जब इतनी फिसलन है उसके अंदर तो ऊपर तो चढ़ना नामुमकिन है। और जैसे ही कीट इसके अंदर घुसा, इसका जो ढक्कन है ये ऊपर वाला, ये धीरे धीरे ऐसे करके बंद होता चला गया। तो ये जो है इसका ढक्कन बंद हो जाता है। इस ढक्कन बंद होने के बाद कीट अंदर ही मर गया है, और इसमें से वो जो पदार्थ निकलता है जो मोहक खुशबू होती है, वो पता क्या होता है? जैसे चाउमीन खाते हैं ना, और चाउमीन पर मसाले छिड़के जाते हैं और क्या बोलते हैं उसको, सिरका वगैरह उसमें डाला जाता है, ऐसे होता है ना, विनेगर वगैरह जो डालते हैं, तो वो सारी चीजें ऐसे ही इसके अंदर से निकलती हैं जो इस कीट के शरीर को गलाने का काम करती है।
जैसे ये सारी चीजें जब चाउमीन आप लोगों ने खाई हो, इसलिए चाउमीन का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि सबसे ज्यादा चीजें आपको देखने को डालते हुए वहां देखने को सिर्फ वहीं मिलती हैं। वो फटाफट बनाता रहता है, उसके अंदर जो पत्ता गोभी डाली जाती है उसको गलाने के लिए भी उसमें बहुत सारी कई सारी चीजें डाली जाती हैं। तो ऐसे ही उसमें जो ये रस निकलता है वो कीट की बॉडी को गला देता है। जब कीट की बॉडी गल जाती है तो उससे क्या होता है, कीट की बॉडी गलने के बाद उसके जितने पाचक रस हैं वो सब पौधों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। यहां इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे, तो यह है पिचर प्लांट एक ट्रैप कीट है। क्यों? क्योंकि ये एक विषमपोषीय नहीं, ये उन मिट्टी में उगता है जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। बिल्कुल सही बात है, ये उन भूमि पर पाए जाते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है, या ऐसी भूमि, या ये पौधे ऐसे होते हैं कि ये भूमि से जो अगर नाइट्रोजन है भी थोड़ी बहुत तो उसको वहां से अपनी जड़ों के द्वारा नहीं खींच पाते। और जैसे आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आपको जैसे दूध चाहिए सोने के समय, ऐसे ही पौधे के लिए पोषण के लिए, न्यूट्रिशन के लिए उसको भी नाइट्रोजन की आवश्यकता है। और वो नाइट्रोजन की पूर्ति कहां से करता है? कीटों का भक्षण करके। इसलिए इनको कीट भक्षी पौधा भी कहा जाता है, पिचर प्लांट कहा जाता है। और इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। और इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन ये रहा, बिल्कुल जो मैंने आप लोगों को बताया है सारा का सारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यहां एक्सप्लेनेशन इसलिए मैं आप लोगों को दे रहा हूं क्योंकि मुझे इसकी पीडीएफ आप लोगों को सेंड करनी है। तो यहां ये सारा का सारा आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत ना हो, परेशान होने की जरूरत नहीं हो। जिस चीज को पीडीएफ चाहिए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि सर हमें इसकी पीडीएफ चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सही? बिल्कुल सही है, कीट भक्षी पौधे प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल नहीं करते हैं। कीट भक्षी पौधे प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल नहीं करते हैं और कीटों को पोषण तत्व प्राप्त करते हैं, बिल्कुल गलत बात है। वो कीटों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, ये बात तो सही है, लेकिन कीट भक्षी पौधे प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं क्योंकि उनके अंदर भी क्लोरोफिल पाया जाता है। और जितने संसार के पौधे हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है वो कीटों का भक्षण कर क्लोरोफिल पाया जाता है, वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, उसके द्वारा ही अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन कुछ कमी रह जाती है उनके पोषण में, तो उसको पूरा करने के लिए, जैसे कि नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, पौधे ऐसी भूमि पर उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है, ऐसी भूमि पर उगते हैं, तो ये नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए वहां पर कीटों का भक्षण करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत होता है। परजीवी पोषण विषम पोषी पोषण का एक प्रकार है, बिल्कुल शायद हो सकता है। दालों के पौधों का राइजोबियम जीवाणु से संबंध मृतोपजीवी संबंध के उदाहरण, बिल्कुल गलत बात है। यह सहजीवन का संबंध है। जहां राइजोबियम और जो दाल वाले पौधे हैं उनके अंदर जो उनका संबंध है आपस का, वो जो है कौन सा है? सहजीवन का संबंध है, ना कि मृतोपजीवी। तो इसलिए ये गलत, इसमें से कोई भी नहीं भाई, एक तो है तो इसमें ये नहीं, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर परजीवी पोषण यानी कि विषमपोषी। विषमपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन के लिए किन्हीं दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। कौन? जैसे कि अमरबेल, आपने देखा था ना, अमरबेल देखा है कि वो अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहती है, उसको परजीवी पोषण कहा जाता है और उसको विषमपोषी के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर भी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, उससे पहले इसकी व्याख्या। पोषण की वह विधि जो जीव अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं विषमपोषी पोषण कहलाता है। एक जीव के बदले कुछ दिए बिना अपना पोषण दूसरे से ग्रहण करना परजीवी पोषण कहलाता है। और जिस शरीर में वह रहता है उसको होस्ट कहा जाता है। जिस भी शरीर में वह रहता है उसको होस्ट कहा जाता है। ठीक, और वे मेजबान के शरीर से पोषक तत्व लेते हैं और धीरे धीरे परजीवी उनको नुकसान पहुंचाते रहते हैं। और इससे रिजल्ट निकलकर यह आता है कि जो उनका होस्ट होता है एक समय में उनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे आकाश बेल जो अमर बेल है, जो कुशकुटा है, जिस भी पौधे पर आ जाती है, जिस भी पौधे पर लटक जाती है, वो पौधा मर ही जाता है। एंड पॉइंट उसका आता है क्योंकि उसका जितना भी खाना है वो बढ़ती चली जाती है और उसका जितना भी खून होता है, जैसे एक बीवी खून चूसती है, बिल्कुल उसी तरीके से अमरबेल भी खून चूसती है। ध्यान रखिएगा। चलो बहुत बढ़िया। तो इसका राइट आंसर
आप लोगों को बता ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, खमीर, मशरूम और ब्रेड मोल्ड में पोषण विधि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द। अच्छा, ये सब क्वेश्चन दोबारा रिपीट होगा। स्वयंपोषी है, कीट खाने वाला है, मृतोपजीवी या परजीवी है। तो अगर बात करते हैं खमीर, मशरूम, ब्रेड मोल्ड की, तो ये मृतोपजीवी होते हैं, क्योंकि ये मरी हुई चीजों के द्वारा अपना पोषण ग्रहण करते हैं, इसलिए उनको मृतोपजीवी कहा जाता है। ऐसे जीव जो मरी हुई चीजों से, सड़ी गली चीजों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनको मृतोपजीवी कहा जाता है। परपोषी उनको कहा जाता है जो अपना भोजन किसी दूसरे से ग्रहण करते हैं। जो अपना भोजन किसी दूसरे के द्वारा ग्रहण करते हैं, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। जैसे कि हमारे टीम के एक मेंबर हैं प्रभात कुमार जी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लेकिन उससे पहले इसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों को मैं पहले बता ही चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, प्रकाश संश्लेषण के बारे में कौन सा कथन गलत है। अब प्रकाश संश्लेषण की इक्वेशन मैंने आप लोगों को बता दी है, उसके बारे में बता दिया। अब उसमें से गलत कथन कौन सा आपसे ये पूछा। क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन वही होते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा घुमाकर उनको पूछा जाता है। सौर ऊर्जा को पत्तियों द्वारा ग्रहण किया, सौर ऊर्जा को पत्तियों के द्वारा ग्रहण किया जाए, बिल्कुल सही बात है, और भोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है। क्या बात। बाद में कार्बोहाइड्रेट परम क्लोरोफिल में परिवर्तित हो जाता है। क्या बात है। भोजन का संश्लेषण केवल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, या इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। ये आप लोगों को बताना है। बहुत ही जल्दी से, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही जल्दी इजी और बहुत आसानी से इसका आंसर दीजिए। अब यहां बताना है क्वेश्चन सही क्या होगा, इसमें कौन सा, लगभग सभी पॉइंट मुझे सही भी लग रहे हैं और गलत भी लग रहे हैं। बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो सौर ऊर्जा को पत्तियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है और भोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं प्रोसेस में ये जिम्मेदार हैं। बाद में कार्बोहाइड्रेट परम क्लोरोफिल में परिवर्तित, कार्बोहाइड्रेट्स कभी भी क्लोरोफिल में परिवर्तित नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट्स अलग चीज है, क्लोरोफिल अलग चीज है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। भोजन का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, बिल्कुल सही बात है, और इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, यह बात भी बिल्कुल सही है। यानी कि इसमें केवल और केवल बी जो है वो ही गलत है और वही आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसका मैं एक्सप्लेनेशन आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं, इसके बारे में पूरी रिएक्शन के माध्यम से आप लोगों को बता चुका हूं। तो यहां नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आता हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा कच्चा माल हवा में उपलब्ध है। कच्चा माल ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है या हाइड्रोजन है। अब हवा में कौन सा कच्चा माल उपलब्ध है। कच्चे माल का अगर जिक्र किया गया तो यहां पर हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, कच्चा माल क्या, कच्चा माल। अब कच्चा माल यहां किसको ध्यान में रखकर बताना है, तो यह बताना है आपको, पौधों को ध्यान में रखकर आंसर देना। पौधों के लिए कच्चा माल क्या है, CO2 और जल, H2O, ये कच्चा माल है। चक्की का काम करता है प्रकाश, प्रकाश करता है बिजली का काम, बिजली, ये है आपका कच्चा माल, जैसे गोल्डी सर। उसके बाद में ये आपका चक्की का काम करता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ये ये चक्की का काम करता है। जैसे किसको कह सकते हैं, ललित सर या विनोद सर, ये चक्की का काम करते हैं, पीसने का काम करते हैं इन लोगों को। ठीक, तो बिल्कुल यहां सारा का सारा बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद में इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं, तो कच्चे माल जो ध्यान में देखा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और यहां पर इसमें से क्या है, यहां पर है कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद, ना जल है यहां पर और ना ही इसको सिवा कुछ और है। ठीक, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पूरी इक्वेशन, यहां एक्सप्लेनेशन है, वही चीज जो मैंने आप लोगों को बताई है अभी, सारा का सारा। इसके बाद नेक्स्ट, पहेली जानना चाहती है कि कुछ पौधों में गहरे लाल, बैंगनी या भूरे रंग के पत्ते होते हैं। अब क्या हुआ, कंफ्यूज पैदा हुआ। पहेली, एक लड़की का नाम है, वो जानना चाहती है कि कुछ पौधों में गहरे लाल, बैंगनी या भूरे रंग के पत्ते होते हैं, लेकिन क्या वे पत्ते प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर सकते हैं। वे जो भाई अभी हमने बताया, अब तक हम जानते हैं कि क्लोरोफिल जो होता है हरे कलर का होता है, हरा वर्णक के नाम से भी जाना जाता है। तो अब
कुछ पौधों के अंदर जो पत्तियां होती हैं लाल भूरी इस तरीके की होती है, उनकी पत्ती पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाती हैं अलग कलर में या बचपन से ही होती हैं, तो क्या वो पौधे जो हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं? क्योंकि आपने तो बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों में होती है। अब यहां इसको देखते हैं। हाँ, क्योंकि उनके पास अलग अलग रंग हैं, क्योंकि उन्हें अधिक सौर ऊर्जा को फंसाया है। गलत नहीं, क्योंकि हरे रंग का वर्णक विभिन्न रंगों के वर्णक में मौजूद नहीं होता है। पता नहीं। हां, क्योंकि क्लोरोफिल पत्ती के रंग में छिपा होता है। या डी नहीं, क्योंकि वो मिट्टी से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं और अलग अलग रंग कई जीवों को आकर्षित करते हैं। तो यहां आप लोगों को समस्या सुलझानी है पहेली की। पहेली की समस्या सुलझानी है कि पहेली क्या जानना चाहती है आपको बताना। तो पहेली ने जो कहा मैं आप लोगों को बता देता हूं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सभी रंगों में होती है। सभी रंगों के, क्योंकि क्लोरोफिल के कई कलर होते हैं। जो क्लोरोफिल होता है, जो हरा वर्ण जो क्लोरोप्लास्ट होता है, वो कई कलर का होता है। वो लाल भी, भूरा भी, हरा भी, वो कई कलर का होता है। और जिसमें क्लोरोप्लास्ट होगा, जिसमें चक्की होगी, तो आटा तो पिसेगा ही पिसेगा। तो यहां इसका राइट आंसर सी। हां, क्योंकि क्लोरोफिल पत्ती के रंग में छिपा होता है, कोई भी कलर हो, तो इसका राइट आंसर सी बिल्कुल सही होगा। बहुत ही बढ़िया आंसर आप लोगों के। और आप लोगों के कमेंट्स मैं यहां पर नहीं ले रहा हूं, उस चीज के लिए क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि मैं यहां आप लोगों को यह वीडियो दे रहा हूं ऑफलाइन। अब तक सोच रहे थे कि सर ऑनलाइन क्लास चल रही है, लेकिन हमारे कमेंट्स क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। सिर्फ क्वेश्चन पर कंसंट्रेट कीजिए, बातें मत कीजिए। और यहां इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्लोरोफिल पत्ती के रंग में छिपा होता है और पौधे की पत्तियों में क्लोरोफिल कैरोटेनॉइड्स और एंथोसाइनिन होता है। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्लोरोफिल की सहायता करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। दो क्वेश्चन शेष हैं, एक क्वेश्चन ये है और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा मेरा, और बाकी क्वेश्चन लेकर आऊंगा मैं कल की क्लास में। तो भाई शुरू कर रहे हैं बहुत ही जल्दी से। पहेली ने बूझो से पूछा। बूझ और पहेली बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा। पहेली ने बूझो से पूछा, क्या आप निम्नलिखित पहेली को हल कर सकते हैं? मैं सफेद और नरम हूं, मैं बरसात के मौसम में अच्छी तरह से बढ़ता हूं, बच्चे मुझे जमीन से उठाकर प्रणाम करते हैं, लेकिन मैं मृत जानवरों और पौधों से पोषक प्राप्त करता हूं। अब ये पहेली की पहेली, इसका आंसर मैं कल की क्लास में दूंगा। इसका आंसर आप लोगों को नहीं दूंगा। इसका आंसर मैं दूंगा आपको कल की क्लास में। आज की क्लास में इसका आंसर नहीं है, होमवर्क में दूंगा, क्योंकि एक पहेली है और पहेली पूछने का अधिकार हमें भी है। ठीक, तो यहां इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना। पहेली ने बूझो से पूछा कि क्या आप निम्नलिखित पहेली को हल कर सकती हैं? मैं सफेद और नरम हूं, मैं बरसात के मौसम में अच्छी तरह से बढ़ता हूं, बच्चे मुझे जमीन से उठाकर नमस्कार करते हैं, लेकिन मैं मृत जानवरों और पौधों के से पोषक तत्वों को प्राप्त करता हूं। यह आप लोगों को बताना है। मैं इसका आंसर आप लोगों को नहीं दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का। लाइकेन का संघ क्या है? लाइकेन संघ एक स्वयंपोषी मृतपोषी का, एक स्वयंपोषी और विषमपोषी का, एक हरा पौधा और गैर हरा पौधा, या उपरोक्त सभी। ये आप लोगों को बताना है। लाइकेन का क्या यहां पर आंसर होगा? बहुत ही जल्दी से इसका आंसर करें। बहुत बढ़िया। तो यहां इस क्वेश्चन की बात करें, लाइकेन का संघ क्या है? तो एक स्वयंपोषी और मृतपोषी, या एक स्वयंपोषी और एक विषमपोषी। तो यहां इसका राइट आंसर बी, एक स्वयंपोषी है और एक विषमपोषी है। विषमपोषी जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहता बिना कुछ दिए हुए, एक, ठीक, वो अपना भोजन बना ही नहीं सकता। मृतपोषी की बात करते हैं तो मृतपोषी इसमें जो मरे हुए चीजों से भोजन लेता, तो ये केवल स्वयंपोषी तो है इसके साथ में, लेकिन मृतपोषी नहीं है, वे परपोषी है, दूसरे से अपना भोजन ग्रहण करता है, जिसको परपोषी या विषमपोषी भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। और एग्जाम्पल इसका लाइकेन की इमेज आप लोग यहां पर देख रहे हैं। और इसी के साथ यहां पर आज की क्लास को समाप्त किया जाता है। मुलाकात करेंगे कल की क्लास में दोबारा नए सेशन के साथ में। बहुत ही जबरदस्त सेशन आपके लिए लेकर आऊंगा कल फिर मैं दोबारा। चलो, तो यहां पर बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की
इसी के साथ आज की आपकी इस क्लास को समाप्त किया जाता है। मुलाकात करेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।